अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं सब खैरियत के साथ होंगे। आज की इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ मैं एक नई उम्मीद और मुस्बत सोच के साथ करती हूँ और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तमाम पाकिस्तानीज़ को, तमाम लोगों को जो हमारा शो वॉच कर रहे होते हैं दुनिया के किसी भी कॉर्नर से, सबको बहुत बहुत सुबह बखैर। बहुत खूबसूरत सुबह है और ज़िंदगी की हर नई सुबह एक नई कहानी लिखने का मौका देती है। तो आइए आज का आगाज़ खूबसूरत बातों के साथ और अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ करते हैं और आगाज़ करते हैं अपने शो का। और आज की खूबसूरत बात मैं यही कहूँगी कि यही हो सकती है कि जैसे भी हालात हों, कुछ भी हो जाए, अल्लाह पर तवक्कुल और अपने आप पर बिलीव कभी मत छोड़ें। इस खूबसूरत सी बात के साथ जी हम आपको मिलवाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अकरम, रिपोर्टर हैं रोज़ न्यूज़ से। तो उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं ये जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी तलहा, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुमकिना मुआहदा है, उसके तहत ईरान पर हटती मौशी पाबंदियाँ जो हैं और उसके हवाले से, और पाकिस्तान की तवानाई की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इसके हवाले से क्या रिपोर्ट है आपके पास? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था 2013 में, उस पर अगर थोड़ा सा नजर डालें पहले, तो 2010 में पाकिस्तान इस पे बातचीत हुई थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। लेकिन बदकिस्मती से 2013 में जब इसको इनॉग्रेट किया गया, इसका इफ्तिताह किया गया, उस वक्त की पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके आखिरी महीने में इसका अनकरा टर्की में दोनों सदूर जो ईरान और पाकिस्तान के सदर थे वो वहां पर मौजूद थे। इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया, जो 2700 किलोमीटर तवील जो इसकी लंबाई है पाक ईरान गैस पाइपलाइन की, और 2013 में ये स्टार्ट हुई थी। दिसंबर 2014 में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक 2026 आ चुका और ये कंप्लीट नहीं हुई। उसमें सियासी दबाव भी है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी है, इसी तरह बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर भी है। तो बहुत सारी चीजें इसमें, अमेरिकन सैंक्शंस का दबाव पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की जो मौशी हालत है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आड़े आती रही हैं, जिसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पाई। और 2015 में ईरान ने अपनी तरफ का जो हिस्सा था, जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, ईरान ने उसको मुकम्मल किया हुआ है। तो ये तफ्तान बॉर्डर तक पहुंची हुई है। तफ्तान बॉर्डर से आगे इसने बलोचिस्तान से होते हुए सिंध जाना था और सिंध से आगे इसने मुल्तान तक आना था। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी तक के हिस्सा है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। तो उसकी वजह अमेरिकन सैंक्शंस का दबाव है और दीगर वजूहात की बिना पर, जो मैंने अभी तस्करा किया, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, जियो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं आपस में कुछ ममालिक की, उसकी वजह से भी ये मुकम्मल नहीं हो पाई। और इस टाइम पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो तवानाई की जरूरियात हैं, अगर चूंकि अब उम्मीद की किरण इस तरह से जागी है, पाकिस्तान एक मुस्बत रोल प्ले कर रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान, जो सालसी का किरदार है, जो बड़े जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की क़यादत अंजाम दे रही है। तो ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए यहाँ पर ओपन हुई है कि पाकिस्तान इसको यूटिलाइज करके ये जो ईरान पर मौशी हटती हुई पाबंदियां हैं, जो कि एक उम्मीद की किरण के तौर पर यहाँ सामने आ रही हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तजावीज़ का तबादला हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें नजर आ रही है कि ईरान का ये मुतालबा है कि उसके ऊपर मौशी पाबंदियां हटाई जाएं। अगर ये मौशी पाबंदियां हटती हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, बल्कि ओवरऑल रीजन जो है वो इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकता है, इससे बहुत हाँ, ज्यादा आप कह रहे फवायद हैं हासिल मुआशी कर सकता है। पाबंदियां जो हैं वो ईरान पर हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि आपने जैसे कहा कि ईरान ने तो अपने हिस्से का पाइपलाइन जो है वो 2015 में कंप्लीट कर दिया था, तो फिर अभी पाकिस्तान में क्यों नहीं हो पा रहा काम? ये उसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान पर मौशी पाबंदियां जरूर हैं, लेकिन अमेरिका की जो चूंकि सेक्शंस हैं ईरान पर, और वहां की तरफ से कुछ गिने चुने ऐसे ओके। ममालिक हैं जिनको वेवर दिया गया। पाकिस्तान पर यह दबाव है कि अगर वो काम करेगा ईरान के साथ या ईरान के साथ ट्रेड करेगा, तो उस पर भी वो सेक्शंस जो है वो आयद कर दी जाएंगी जो ईरान पर है। तो पाकिस्तान की कमजोर मैशत उन सेक्शंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बुनियादी वजह है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। और अब मैं आपके सवाल के बकिया हिस्से की तरफ आता हूँ कि तवानाई की जरूरियात किस कदर पूरी हो सकती हैं पूरी हो अगर ये सकती है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, जो कि ईरान मुकम्मल कर चुका, पाकिस्तान अपनी साइड का अगर काम मुकम्मल करता है, तो किस तरह पाकिस्तान की जो तवानाई की जरूरियात हैं ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ईरान इस टाइम पर दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो ऑयल को
प्रोड्यूस करता है, बावजूद इसके कि उस पर माशी पाबंदियां हैं, उसके बावजूद भी ईरान दुनिया में इस वक्त 7वां मुल्क है और एशिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके राइट। साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मैशत की सबसे कमजोरी है वो महंगा ईंधन है, जो कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता के अक्सर ममालिक जिनमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, वो 330 से लेकर 400 अरब रुपए तक आता है, ये महीना के खर्चा आता है। और इसमें जो फासला है वो भी बहुत ज्यादा है, जो कि 1100 से लेकर 1700 नॉटिकल माइल का फासला है। तो इससे एक तो फासला ज्यादा बनता है, ऊपर से उसकी जो अकूवत खरीद है वो ज्यादा बनती है, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा ये महंगा पड़ता है। और इसके साथ अगर ईरान को कंपेयर किया जाए, क्योंकि खलीजी ममालिक दूर भी हैं, महंगा भी पड़ता है पाकिस्तान को, और ईरान जो कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ बैठा हुआ है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसको अगर कंपैरिजन करें इसमें तो वो 400 से 600 नॉटिकल माइल का फासला है, कहाँ 1100 से 1700 और कहाँ 400 से 600 नॉटिकल माइल। और इसके साथ कम फासला और कम कीमत जो है वो 50 से 100 अरब रुपए की माहाना बचत होगी अगर पाकिस्तान ईरान से सस्ती तेल लेता है, सस्ता गैस लेता है, तो उसकी वजह से जो 50 से 100 अरब रुपए की माहाना बचत होगी पाकिस्तान को। और इसके साथ साथ अभी अगर करंट आपको एक एग्जांपल दूं, क्योंकि बलोचिस्तान एक ऐसा सूबा है पाकिस्तान का, बिल्कुल तफ्तान बॉर्डर पर है, ईरान के बॉर्डर के साथ है, और वहां पर बलोचिस्तान में जो गैर कानूनी जो पेट्रोल है वो ईरान का एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान में, और उसकी जो कीमत है वो 220 रुपए फी लीटर है जो फरोख्त हो रहा है इस वक्त बलोचिस्तान में, क्योंकि बॉर्डर साथ मिलता है। और अगर उसको जो गैर कानूनी है, अगर ईरान पर माशी पाबंदियां हटती हैं, उस गैर कानूनी को अगर कानूनी कर दिया जाए, क्योंकि कानूनी पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहा है 414 रुपए 78 पैसे पर लीटर एक पेट्रोल, और वही जो ईरान से गैर कानूनी आ रहा है वो 220 रुपए में है। तो अगर वो कानूनी हो जाता है तो 194 रुपए का इसमें आपको एक गैप नजर आएगा, जो बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान की माशी जो सूरत हाल है उसको बहुत ज्यादा मुतासिर कर सकता है, बहुत ज्यादा फवायद दे सकता है। मुझ जैसा जो गरीब आदमी है, जो लेवी भी दे रहा है, कस्टम ड्यूटी भी दे रहा है पेट्रोल पर, क्लाइमेट लेवी भी अदा कर रहा है, टैक्सेस अदा कर रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो इस तरह से ईरान के साथ सस्ती तेल भी ले सकता है पाकिस्तान, सस्ती गैस भी ले सकता है। अगर उस पर ये माशी पाबंदियां हटती हैं तो पाकिस्तान की जो माइशत है उसको बहुत बड़ा सहारा मिल सकता है, और पाकिस्तान को माहाना अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। अगर इतनी ज़्यादा बचत हो सकती है और हमें इतना फ़ायदा हो सकता है, आवाम को इतना रिलीफ मिल सकता है, तो हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है? पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा से चाहा है, 2014 में लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट थी, तो चूंकि 2012 में जिस तरह मैंने कहा 2013 में इसको स्टार्ट किया गया, दिसंबर 2014 में इसको कंप्लीट होना था, तो फिर नवाज शरीफ गए, वहां पर भी उन्होंने कमिटमेंट की, पाकिस्तान ने हमेशा से इसको चाहा है कि इसको मुकम्मल किया जाए। और लास्ट टाइम जब PDM 1 गवर्नमेंट थी तो मुसद्दिक मलिक वजीर पेट्रोलियम थे, उनका भी ताजा बयान ऑन द स्टेक है, उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इसको मुकम्मल करे, लेकिन वही बदकिस्मती से जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं वो चूंकि ईरान पर आयद हैं, पाकिस्तान उस तरह से ट्रेड नहीं कर सकता ईरान पर, उसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन एट द मोमेंट ये एक विंडो अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि उन दीगर ममालिक की तरह जिनमें चीन है, साउथ कोरिया है, इंडिया है, जिस तरह इन्होंने वेवर लिया हुआ है अमेरिका से कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान आल्सो शुड गेट दैट वेवर कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ जो तेल की और जो ईरान गैस पाइपलाइन की एक डील है वो कर सके। तो पाकिस्तान के लिए ये विंडो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुज़ाकरात में पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है और बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तीसरी आलमी जंग होने से पाकिस्तान ने दुनिया को बचाया है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को यहाँ पर एक दफा फिर संजीदगी से इसको लेना चाहिए, और तमाम तर दबाव के बावजूद ये एक बेहतरीन मौका है जब इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, वी होप कि ये जो है ये जल्द अज जल्द जो है ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होकर इससे इतना फ़ायदा हो रहा है, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से आपने कहा हुकूमत भी पूरी कोशिशें कर रही है। आपको क्या लगता है इन फ्यूचर कोई चांसेस हैं कि ये मुआशी पाबंदियाँ जो है हमसे हट जाएंगी और हम ये इसको कंप्लीट कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कितना अर्सा लग जाएगा इस पाइपलाइन को कंप्लीट होने में? बिल्कुल जी, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, उम्मीद हमेशा पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, अमेरिका और ईरान दोनों चाह रहे हैं कि वो टेबल पर आए, वो नेगोशिएशन के थ्रू चीजों को हैंडल करें। पिछले 47 साल बाद ये पहली मर्तबा हमने इस्लामाबाद टॉक्स देखी, जब दोनों फ्रीकैन जो पिछले 47 साल में टेबल पर नहीं बैठे, तो अगर वो टेबल पर बैठ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सारसी की काविशों के नतीजे में यकीनन ईरान पर मुआशी पाबंदियां
हट सकती हैं, क्योंकि अमेरिकन जो रिजीम है वो बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठी हुई है कि वो ईरान के साथ एक बेहतरीन डील करे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अभी तक तातुल का शिकार है मुज़ाकरात। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में ईरान पर ये मौशी पाबंदियां हटेंगी, और जब ये हटेंगी तो फिर इस पर काम शुरू हो सकता है। और अगर ये काम इस पे शुरू होता है तो 2 साल से ज्यादा अरसा नहीं लगेगा इसको मुकम्मल होने में, चूंकि ईरान अपनी तरफ का काम मुकम्मल कर चुका। आगे बलोचिस्तान से एक लाइन निकलनी है, खुजदार से आगे सिंध, और सिंध से उसी लाइन ने मुल्तान तक आना है। तो पाकिस्तान की जानिब से ये काम पेंडिंग में है। तो पाकिस्तान उस वक्त ये काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं जब ईरान पर अमेरिकन जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगी। और अभी जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है मुज़ाकरात में, पाकिस्तान जिस तरह से किरदार अदा कर रहा है, तो उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि जल्द ईरान पर जो पाबंदियां हैं, मौशी पाबंदियां, वो हट जाएंगी। बिल्कुल तला, हम उम्मीद पर ही ज़िंदा हैं। मैं अक्सर कहती हूँ अपने शो पर कि हम पाकिस्तानी उम्मीद पर ज़िंदा हैं। उम्मीद ना होती तो क्या होता, लेकिन उम्मीद के साथ साथ कोशिशें भी अपनी होनी चाहिए। अगर इतनी अरसे से कोशिशें हो रही हैं तो वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कहा था स्टार्ट में मुखालफीन हैं कुछ जिनकी वजह से, वो कौन से मुखालफीन हैं जो नहीं चाहते कि ये हो? देखिए, इसकी सबसे बड़ा मुखालिफ तो अमेरिकन सैंक्शंस ही हैं जिसकी वजह से ये मुकम्मल नहीं हो पाया। हालांकि ये एक ऐसा मौका जब इसकी आपको अफादियत का अंदाजा किसी भी पाकिस्तान की जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी होती है उसकी इस तरह से अंदाजा आप लगा सकती हैं कि वो किस तरह शिद्दत से चाहते हैं इसको मुकम्मल करें। 2013 में जब आखिरी महीना रह चुका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त जाते हुए उसने इसका इफ्तिताह कर दिया क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की हर गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहती है। और ये इतना बड़ा मंसूबा है, अगर ये पूरा होता है तो पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स, तेल है, गैस है, इनकी जो शॉर्टेज है वो बहुत हद तक पूरी हो सकती है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक यहाँ से उड़ान मिल सकती है। तो हर हुकूमत ये चाहती है, लेकिन अमेरिकन सैंक्शंस आड़े आ जाती हैं। पाकिस्तान की जो कमजोर पतली मैशत की हालत है वो इसमें आड़े आ जाती है, और कुछ दीगर जियो पॉलिटिकल राइवलरीज भी इसमें रही हैं। माजी में अगर देखा जाए तो ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान हमेशा पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन है वो किसी एक की तरफ अलाइन करना पड़ी है। ये तारीख में पहली मर्तबा हम अमेरिका ईरान जंग में देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों को बराबर लेकर चल रहा है, वरना माजी में हमने देखा था कि अगर आप एक के साथ होते थे दूसरा नाराज होता था। तो ये एक चंद कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से अभी तक इस पे काम जो है वो नहीं हो पाया, और अमेरिकन सेक्शन इसकी सबसे बड़ी वजह। जी, थैंक यू सो मच तलहा, आपने कोट शेयर की हमारे साथ। और हम यही बात है, हम उम्मीद के साथ साथ दुआ भी करते हैं क्योंकि दुआ करना बहुत ज़रूरी है। दुआ जी हम लोग करते हैं कि ये जो इतना इससे फ़ायदा हो सकता है, तो ये पाइपलाइन जल्द अज जल्द कंप्लीट हो, ये प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द कंप्लीट हो। हम हर उस प्रोजेक्ट के लिए दुआ करते हैं अपने मुल्क के लिए जो कि इसकी तरक्की का बायस बने, आवाम को रिलीफ मिले। जी, हमारे साथ अभी मौजूद है नवीद खोकर साहब, जूम पर एंकर पर्सन हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे जी इस हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कैसे हैं नवीद साहब? अल्लाह का करम, आप खैरियत से? जी, आज आप स्टूडियो से अलग थलग जूम पे मौजूद हैं। तो हमने आपको हमेशा यहाँ पर बैठ के क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते देखा है, तो आज यहाँ पर भी आप अच्छे लग रहे हैं वैसे तो। अच्छा जी, आपसे जानना चाहेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ है उस हवाले से, क्योंकि आपके पास काफ़ी जो होता है तबसरा करने के लिए मवाद मौजूद होता है, तो आज क्या उसके ऊपर आप तबसरा करेंगे? आपकी प्रेडिक्शंस भी बाय द वे बहुत करेक्ट होती हैं। जी, थैंक यू सो मच। और सामिया, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट ढाका में जारी है और आज इसका चौथा दिन है। पाकिस्तान इस मैच को पकड़ सकता है अभी तक, लेकिन जो पहली इनिंग्स रही पाकिस्तान की वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। 413 रन का एक बड़ा हदफ है वो ढाका टेस्ट के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया गया था पहले। और पहले इनिंग्स के अंदर जब हमने देखा कि टॉस हुई, तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो शायद थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव नहीं था। ग्रीन टॉप के ऊपर पाकिस्तान ये समझ रहा था कि शायद उनके 3 फास्ट बॉलर होंगे और वो बहुत जल्दी बांग्लादेश को आउट करेंगे, वो 200-250 या 300 के मजमूए के ऊपर बांग्लादेश को रोक लेंगे। ऐसा नहीं हुआ और बांग्लादेश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने 413 रन खड़े किए। पाकिस्तान के जो बॉलर है काफी वर्नेबल दिखे हमें पहले दिन में स्पेशली, और पहले दिन के एंड तक हमने देखा कि कोई खातिर ख्वाह विकेट पाकिस्तान हासिल नहीं कर सका था। और इस ग्रीन टॉप के ऊपर पाकिस्तान वो स्विंग नहीं हासिल कर सका, वो सीन नहीं हासिल कर सका जो पाकिस्तान को हासिल करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी ने मजमूई तौर पर टेल इंडर्स को मिला के 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अब्बास 5 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। हसन की बॉलिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। हसन को शायद रिवर्स स्विंग के लिए लाया गया था कि वो रिवर्स स्विंग करेंगे और
उनकी बॉल के अंदर स्विंग भी मौजूद होगा। हसन भी इस तरह से कुछ नहीं कर सके। बट 413 के जवाब में जब पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की तो बैटिंग पाकिस्तान की शुरुआत में बहुत अच्छी थी। आपने 2 लड़कियों को डेब्यू करवाया था, अब्दुल्ला फजल को और उनके साथ में अजान ओवैस को। और अजान ओवैस ने जो कमाल की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान के तीसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने अपने डेब्यू इनिंग्स के अंदर 100 रन स्कोर किया। फजल भी 50 रन स्कोर करने में कामयाब हुए, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की अपनी। अलबत्ता साथ में इमामुल हक थे, इमामुल हक भी 45-48 रन बनाने में कामयाब हुए। टॉप ऑर्डर जब 3 खड़े हुए और पाकिस्तान ने अच्छा रन खड़ा किया, उसके बाद जब आउट हुए तो पीछे लाइनें लगी हमारी तीसरे दिन के आगाज में। और तीसरे दिन के आगाज में हमारी मुतअद्दिद प्लेयर हैं वो बहुत जल्दी आउट हुए। इसमें शान मसूद शामिल थे, सऊद शकील शामिल थे। अलबत्ता नीचे आके आगा सलमान ने और मोहम्मद रिजवान ने एक बेहतरीन इनिंग्स डेवलप की और फिर 100-110 रन का जो पाकिस्तान को टोटल है वो फिर से मिल गया। पाकिस्तान ने 300-400 के करीब रन बना सका पहले इनिंग्स में। और इस वक्त बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो जारी है। चौथे दिन का आज खेल है और 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान आउट कर चुका है, जिसमें एक हसन और एक अब्बास अफरीदी ने। अब्बास ने एक विकेट हासिल की है। तो देखना होगा कि आज पाकिस्तान कितने जल्दी आउट करता है बांग्लादेश को। मजमूई तौर पर तीसरी जो ये गेम है, तीसरी बारी हो रही है, ये काफी मुश्किल होती है जब पिच इस तरह की होती है। तीसरे चौथे 5वें दिन में जब पिच होती है तो वो उसके क्रैक्स खुल चुके होते हैं, पिच ड्राई हो चुकी होती है, उसके ऊपर से जो घास है वो खत्म हो चुकी होती है। तो उसका यकीनी तौर पर थोड़ा सा स्पिनर्स को भी फायदा मिलता है। लेकिन देखना होगा कि आज पाकिस्तान कितनी जल्दी आउट करता है बांग्लादेश को और फिर पाकिस्तान जो लीड लेगा इस लीड को खत्म करेगा। इस वक्त तक तो 60 रन की लीड है, 2 खिलाड़ी जा चुके हैं। तो मजीद 8 विकेट पाकिस्तान अगर आज लंच तक आउट कर देता है, 4 विकेट हासिल और 8 विकेट हासिल कर लेते हैं तो भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास अच्छा मौका होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर 200-250 रन हो गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा 5वें दिन के खेल में इस मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी कि क्या कौन जीतेगा, क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि आपका जो तबसरा होता है उसमें जो प्रेडिक्शंस होती है, मैंने पहले भी कहा, वो काफी हद तक सही होती हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या नजर आ रहा है आपको, कौन विनर नजर आ रहा है? सामिया, अगर पाकिस्तान अगर आज 150 रन तक और 150, 160, 170 रन तक पाकिस्तान आउट कर देता है बांग्लादेश को, जो इस वक्त तक 60 रन हो चुके हुए हैं, तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि आप इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए जाएं। अगर आप पहला टेस्ट मैच ये ढाका टेस्ट मैच जीतेंगे तो फिर जो सेल्ट के अंदर होने वाला टेस्ट मैच है उसके लिए बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाएंगे, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 200 से नीचे इनको आउट करना होगा और फिर जो अपने टॉप ऑर्डर हैं, स्पेशली इमामुल हक हैं और अजान ओवैस हैं जो टॉप ऑर्डर खेलते हैं, साथ में अब्दुल्ला फजल हैं जो वो मेरी अच्छी इनिंग्स लगाएं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए जा सकता है। यकीनी तौर पर चौथी बारी बड़ी मुश्किल होती है। चौथी बारी में जो बांग्लादेश के बॉलर्स हैं वो अपना कमाल भी दिखाएंगे, अपना जादू दिखाएंगे। अपने होम ग्राउंड के ऊपर वो खेल रहे हैं और पिच उनकी मर्जी के मुताबिक बनाई गई है सारी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बस करना सिर्फ इतना सा है कि आज 200 से पहले बांग्लादेश को आउट करना है और फिर पाकिस्तान इस मैच को जीतने के लिए जा सकता है। तो उन्हें पहले आउट करना होगा। आप क्या समझते हैं कि इन दोनों टीम्स में कौन से खिलाड़ी हैं जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस दफा? देखिए, डेब्यू इनिंग्स में अगर बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम है जो वो बड़ी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद है। बाबर आजम तो मौजूद नहीं है क्योंकि उनको इंजरी हुई थी और वो इंजरी ज्यादा स्वेर नौयत की नहीं है। वो दूसरे हमें सेल्ट टेस्ट के अंदर हमें दिखने तो खेलने को देखेंगे हम उन्हें, और अभी वो प्रैक्टिस के भी अंदर हमें नजर आते हैं। हर रोज शाम को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वहां पे ढाका के अंदर। अब बाबर आजम मौजूद होंगे, बट इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब्बास की अच्छी बॉलिंग चल रही है और हालांकि अब्बास के साथ में खुरम भी मौजूद थे टीम के अंदर, लेकिन अब्बास को मौका दिया गया था। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अब्बास बहुत अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान की तरफ से जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और साथ साथ में अगर हमारे बल्लेबाज की बात करें तो उस बल्लेबाजी में हमने देखा कि अवैस है जो अजान अवैस जिन्होंने डेब्यू किया और जो फजल हैं उनकी तरफ से अच्छी जो गेंद बल्लेबाजी है वो भी हमें देखने को मिली। अगर बांग्लादेश की बात करें तो मेरा ख्याल है नजमुल हुसैन है जो कैप्टन है उनके, वो काफी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। और मुस्तफिजुर रहमान है जो वो पाकिस्तान के लिए काफी डेंजर साबित होते हैं। इसके साथ में 2-3 प्लेयर्स और भी हैं जो उनकी बैटिंग करते हैं, वो यकीनन टॉप ऑर्डर में से खेलते हैं और वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मेरा ख्याल है जब बांग्लादेश अगर बॉलर्स की बात कर लें तो उसमें भी जब मेहदी हसन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया है पाकिस्तान की पहले इनिंग्स के अंदर, वो काफी डेंजरस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए इस दूसरी इनिंग्स के अंदर। ओके फाइन। अच्छा, आपको क्या लगता है वो कौन से स्टेप्स हैं, अगर आप एज अ क्रिकेटर या एज एन एक्सपर्ट आप उनको मशवरा देना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम को, वो कौन से वो क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी जो टीम उसको अप्लाई करे और वो विन कर सकती है?
देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर आपने टारगेट बना के खेलना है तो फिर आपको तमाम सेशंस को स्टेप बाय स्टेप खेलना होगा। आज चौथे दिन का पहला सेशन है और 60 की रन्स की लीड है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो हल्का फुल्का वक्फा भी किया गया है मैच के अंदर, तो उसमें इन स्टेप बाय स्टेप खेलना होगा कि हमने पहले सेशन के अंदर बांग्लादेश को किस तरह से आउट करना है, बांग्लादेश को हमने कहाँ से रोकना है। बांग्लादेश कोई बड़ी टीम नहीं है, जब आप इन्हें थोड़ा सा प्रेशर बिल्टअप करेंगे तो ये विकेट्स अपनी देंगे। तो आपको प्रेशर बिल्ड करना होगा, लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करनी होगी, बॉल के अंदर स्विंग लाना होगा और सीम का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना होगा। प्रॉपर लाइन लेंथ के साथ, गुड लेंथ के ऊपर जब आप बॉल करेंगे, यकीनी तौर पर बंगाली बैट्समैन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि आप उनको पकड़ नहीं सकते। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर सेशन टू सेशन खेले और पाकिस्तान ये तहैया करे कि सेशन के अंदर आपने कम से कम 2-3 विकेट्स और हासिल करने हैं और फिर अगले सेशन में जो आपका चलना है उसमें भी आपने 2-3 विकेट्स हासिल करने हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली बांग्लादेश है वो आपको सारे के सारा दूसरे सेशन के अंदर आउट होता हुआ नजर आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप खेलना होगा, आपको प्रेशर बिल्ड करना होगा बांग्लादेश के ऊपर, उन्हें इजी नहीं देना, आपने मिस फील्ड नहीं करनी, इजी नहीं देना बांग्लादेश को कि वो कहीं पर भी शॉट खेलें, अपनी मर्जी से शॉट खेल सके। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर ज्यादा नहीं तो इतना पोटेंशियल जरूर मौजूद है कि आप बांग्लादेश को पकड़ सकें। नोमान आपके पास मौजूद है इस तीसरी इनिंग्स के अंदर और मजबूत तौर पर चौथे दिन के अंदर जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपके पास क्रैक्स की मदद भी मिल रही होती है आपको, आपके ग्रास खत्म हो चुकी होती है, पिच है जो वो सारी की सारी ड्राई हो चुकी होती है, तो बड़ी बड़ी स्विंग आपको मिल रहा होता है। तो आपको यहाँ पे अपने स्पिनर्स को भी इस्तेमाल करना होगा। अगर सलमान खुद से भी बॉल कर सकते हैं आके, ये शान मसूद को चाहिए होगा एज अ कैप्टनसी स्किल्स को इस्तेमाल करें और अपने तमाम जो 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 तरीकाकार है, जो अपने हथियार है, उनको प्रॉपर्ली अपने वक्त के मुताबिक इस्तेमाल करें। आई थिंक पाकिस्तान अगर प्रॉपर्ली वक्त को मैनेज करते हुए प्रॉपर्ली अगर एक प्रेशर बरकरार रखता है बांग्लादेश के ऊपर तो फिर वो यकीनी तौर पर आप उन्हें पकड़ सकेंगे और छोटे मजमूए पर जब आप उन्हें आउट करेंगे तो फिर आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इस मैच को जीतना। चलो जी, प्रेशर को बरकरार रखना है। अच्छा, आपने बॉलिंग की बात की और बैटिंग की बात की, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है या बैटिंग, या फिर दोनों टीम्स की, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कौन किस में ज़्यादा एक्सपर्ट लग रहा है आपको? देखिए, ये बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और उनका क्राउड तो खैर नहीं, बट होम एडवांटेज उनको जरूर हासिल है। ये वही उनके ग्राउंड है जहाँ पे जब वो यकीनी तौर पर छोटी मैचेस भी खेलते रहते हैं, डोमेस्टिक अपने मैचेस भी खेलते हैं, तो आपको जरूर एज होता है अपने ग्राउंड का। बांग्लादेश की बैटिंग मजमूई तौर पर पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी रही है, वो मुकम्मल फायदा उठा रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की जो कमजोरियां हैं उनको भांपते हुए। देखिए, आपके बॉलर्स हैं जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, अब्बास हैं, हसन है, आप 132 135 से ऊपर जा नहीं रहे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग में वो एनर्जी नहीं है मौजूद इस वक्त जो होती है। तो भाई कभी यही फास्ट बॉलर्स हैं जो हसन है 145 की बॉल करते थे, शाहीन शाह अफरीदी 148 की बॉल करते थे, 150 के अराउंड टच करते थे, जाके आज सारे 132 130 और 135 के ऊपर बैठे में। आप 20 ओवर्स करवाते हैं, आपके अंदर वो पेस ही नहीं होती है आपके पास कि जिस पेस से आप बांग्लादेश के बैट्समैनों को डरा सकें, धमका सकें, उन्हें मजबूर करें कि वो शॉट खेलें, आप बॉल बीट करवाएं, मजबूर करें शॉट खेलें और वो गलत शॉट खेल के आउट हों। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जो इस वक्त बॉलर्स की जब आप बात करती हैं, पाकिस्तान बॉलिंग शुबा बहुत कमजोर है। मैं समझता हूं अगर आप बॉलिंग के एज पे मैच जीतने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको जीतना है तो अपनी बैटिंग की साइड पे मैच जीतना होगा। जो पहली बैटिंग में भी हमने ज्यादा रन नहीं किए, हम तकरीबन 450 रन करने में कामयाब हुए, 425 के करीब बांग्लादेश ने किए हुए थे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मजमूई तौर पर दोनों साइडों पे इस वक्त बांग्लादेश से कमजोर जरूर है, लेकिन जब आप बड़ी टीम होती हैं, जब आप तजर्बाकार होते हैं तो फिर आपको अपने तजर्बों से भी खेलना होता है। आप कमजोर होकर भी मैच जीतने की सलाहियत रखते हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास तजुर्बाकार साइड मौजूद है, आपके पास 40-40 टेस्ट मैच खेलने वाले लड़के मौजूद हैं, तो फिर आपको वो तजुर्बा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको चाहिए होगा कि आप वही तजुर्बा इस्तेमाल करें। आपके बॉलर से अगर तेज बॉल नहीं कर सकते तो अपनी बॉल के अंदर स्विंग लेकर आए और फिर उस स्विंग को इस्तेमाल करते हुए विकेट हासिल करें। मेरा ख्याल है पाकिस्तान साइड थोड़ी सी यहाँ पे वीक नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आई होप कि जी ये आपकी इंस्ट्रक्शन जो है टीम ने सुनी हो। थैंक यू सो मच नवीद साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बड़े अच्छा सा उसके ऊपर तबसरा किया और आप हमेशा अच्छा तबसरा करते हैं, हम हमेशा कहते हैं जी एक्सपर्ट हैं आप क्रिकेट के। इसके साथ ही जी टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा हक, हिम्मत और कुर्बानी की अलामत रहा है और हमारी कौम ने हमेशा यूनिटी के साथ कामयाबी हासिल की है। मार्का हक में पाकिस्तान ने किस तरह भारत
का जो गुरूर था उसे खाक में मिलाया, और जो कामयाबी हमने हासिल की इसको सेलिब्रेट करना तो इतना बनता है, और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हम सेलिब्रेट करना जानते हैं कि दिल से ये खुशी का इजहार जो है हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा। अक्सर इसके ऊपर जो है लोग कहते हैं जी कब तक, मैं कहती हूँ जी जब तक अब सांस है हम इसकी खुशी भी मनाएंगे, और आगे आने वाले वक्त में भी हम दुश्मन को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी कमोडोर सैयद वजीउल हसन, दफाई तज्जियाकार हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समिया, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। कैसे हैं आप जी? और आज सबसे पहले हम बात करेंगे मार्का हक के हवाले से। पूरी दुनिया ने जो है हमें देखा है, और जिस तरह पाकिस्तान उभर कर आया है, इसकी पॉजिटिविटी उभर कर आई है। उसके बाद हम डेफिनेटली इस्लामाबाद टॉक के हवाले से भी बात करेंगे। तो मार्का हक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज की जो मेहनत थी उसको रहेगा नहीं जाने दिया और उसको सरफल किया। समिया, ये जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है, इसका माखज जो है वो कुरान करीम की सूरह सब की आयत से है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अपने कौल और फेल में तजाद नहीं रखते और अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो वो शीशा पिलाई हुई दीवार की मानद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इंडिया से कमिटमेंट की थी कि हम उनको रिटेलिएट करेंगे, हमने उनको रिटेलिएट किया और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, अब इसमें एक बात समझना जरूरी है कि हम इंडिया को पिछले को 20-22 साल से ये कम्प्लीटली बार बार करा रहे हैं कि देयर इज नो स्पेस फॉर वॉर बिटवीन न्यूक्लियर आर्म नेबर्स। इसका आम फहम जबान में मतलब ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म नेबर्स में जंग की गुंजाइश नहीं है, यानी जंग के जोर के ऊपर जोर जबरदस्ती करके इंडिया हमसे अपने मुतालबात तस्लीम नहीं करा सकता। लेकिन इंडिया की कोशिश ये रही है वो किसी ना किसी तरह जंग का कोई बहाना ढूंढे और कोई ना कोई लड़ाई करे, ताकि जिससे वो अपना कोई मजमूम मकासद पूरे कर सके, लेकिन उसे हर दफा मुंह की खानी पड़े। चाहे आप इसको 2019 में देख लें, जब हमने उनका सिर्फ जो अभिनंदन इधर पायलट गिरा था उसको बाइज्जत तरीके से वापस किया, लेकिन उनको शायद ऐसे लगा कि ये हमारी कमजोरी है और उसके ऊपर उन्होंने अपने नैरेटिव बना दिया। तो इस अब की दफा पिछले साल जब उन्होंने हमला किया तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और जो अभी कल परसों जो DGISPR की कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाक बहरी और पाक एयरफोर्स के भी रिप्रेजेंटेशन थी, जिसमें बताया गया कि वो स्कोर ना 6-0 है ना 5-0 है, बल्कि वो स्कोर 8-0 था, जिसमें उनके फ्रंट लाइन के राफेल जहाज गिरे, उनके Su-30 एयरक्राफ्ट गिरा, उनका MiG-29 गिरा और एक ड्रोन गिरा या यूएवी गिरा। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि पाकिस्तान ने उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसको शिकस्त दी। पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया कि जंग की गुंजाइश नहीं है, बाय मेंटेनिंग अपना जो रिस्पांस था वो ऐसा जनरेट किया जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें आगे हमला करने की सोचना नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने अमेरिका से जाके मदद तलब की कि किसी तरह इस मामले को खत्म कराया जाए। इसमें हम 8-0 पे जब स्कोर की बात करते हैं तो इसमें हम ज्यादा बात जहाजों की करते हैं, लेकिन इसमें एक और बात बड़ी अहम है कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, यानी ऐसा दिफाई निजाम जो कि आने वाले फजाई हमलों से उन्हें आगाह कर सके, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। उसका नाम है S-400। अच्छा, उसकी 2 बैटरी डिस्ट्रॉय की, जिसका मतलब यह है कि जो उसको शिकार करने के लिए उन्होंने रखा हुआ था, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका भी शिकार किया। तो इसके लिए हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और उनके जितने लोग जो स्कोप से रेडार स्कोप पे बैठे होते हैं, जो भी उनके जो शूटर टू किल जो चेन है उसका जो हिस्सा होते हैं, वो तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम सिर्फ इसमें एयरफोर्स ने तो कारकर्दगी दिखाई जो नजर आई, लेकिन इसको जो इनेबल किया पाक आर्मी ने और पाक बहरिया ने, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो कि पिछले साल 4 और 5 मई की इंटरवेनिंग नाइट में पाकिस्तान बहरिया ने उन इंडिया का एक जासूसी त्यारा को ट्रैक किया। जासूसी त्यारा जो है वो आता है सुनगुन लेने के लिए, ये देखने के लिए कि
दुश्मन जो है वो किधर, उसके जहाज किधर डिप्लॉयड हैं, उसकी तैयारी कैसी है, उसका रिस्पांस किस किस्म का होगा, और वो मुख्तलिफ जराए से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। तो पाकिस्तान ने जो हमारा समंदर का एरिया है वो इतना बड़ा है कि उसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि पूरे का पूरा सिंध और आधा खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस इकट्ठा हो जाए तो इतना बड़ा रकबा है ऐसे पाकिस्तान ही के समुद्री हदूद का, जिसको हम तकरीबन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो बनते हैं। उसमें एक छोटे से जहाज को ढूंढना ऐसे ही है जैसे आप भूसे में से कोई सुई को ढूंढ बिल्कुल के ऐसे ही निकाल है। रहे। उसको ढूंढा, उसको ट्रैक किया, उसको लोकेट किया और उसको फिर जबरदस्ती वापस मुड़ने पे मजबूर किया, जिसकी बुनियाद पे हुआ ये कि जो उनके आगे के प्लान्स थे वो चकनाचूर हुए, और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी जो तैयार बैठी हुई थी अपने प्लान्स, एक्शन प्लान्स तैयार करके कि जब उनका एयरक्राफ्ट कैरियर करीब आएगा तो उसके ऊपर हमला करके उसको भी बहरा इरम में डुबोएंगे, उन्होंने हिम्मत नहीं की कि उसको वो आगे निकाले। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि हमने बेशक। जैसा सोचा, जैसा प्लान किया, वैसा ही वो चीजें अनफोल्ड हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नो डाउट। और पूरी दुनिया ने देखा है, और जिस तरह पाकिस्तान उभर कर आया है, वही बात है, ना सिर्फ मार्का हक के थ्रू, बल्कि आप देखिए अब जो इस्लामाबाद टॉक है, इस हवाले से भी पाकिस्तान का जो इमेज है वो पूरी दुनिया के सामने बहुत पॉजिटिव जो है वो प्रूफ हो गया है। ट्रंप ने जो है ईरान की तजावीज़ जो है वो रिजेक्ट कर दी है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो जंग है ये तो ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने मुसद्दत, हम्म। उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से ये फरवरी से मामला स्टार्ट किया, और उससे पहले जो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के और ईरान के, उसके दरमियान में ये हमला हुआ। उसकी कोई भी वजूहत रही हो, लेकिन उसका अफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया, और सबसे ज्यादा असर जो है वो तो जो तेल की तरसीलात थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, उसके ऊपर इफेक्ट आया कि पहले जितना तेल उधर से निकल रहा था अब उसका 5% भी ऑयल या जो शिप जो है वो उधर से फ्लो आउट नहीं कर रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अहमियत तो मैं बताता चलूं कि दुनिया का तकरीबन 20% जो एनर्जी के जखायर हैं उधर से फ्लो आउट होते हैं, चाहे उसमें गैस हो, चाहे उसमें तेल हो, क्रूड ऑयल हो, चाहे उसमें हीलियम गैस हो, जो कि ये मेडिकल इक्विपमेंट में बेतहाशा इस्तेमाल हो। उसका फ्लो अब बंद हो गया उधर से, और जिसके अब असरात जो है पूरी दुनिया में लोगों को नजर आ रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख लें पेट्रोल की क्या सूरत हाल हुई, आप नो डाउट। अमेरिका में देख लें, उधर भी पेट्रोल जो है वो तकरीबन 50% से ज्यादा उनका पेट्रोल बढ़ गया है। अच्छा, अब इसमें जो जंग होती है ये सिर्फ मिलिट्री की जंग नहीं होती, इसमें नैरेटिव की भी जंग इसमें शामिल होती है। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, रीजनल कम्युनिटी देख रही है, जो दोनों बेलिजरेंट्स हैं जो जंग लड़ रहे हैं वो देख रहे हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बड़ा एहसास क्लियर हो गया हुआ है कि अमेरिका और इसराइल जो ईरान के ऊपर अपने हमले से जो अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव नहीं कर पाए जंग के ऊपर, और ईरान को ऐसे लगता है कि उसने उनका अपना दिफा अच्छे तरीके से किया है, और जिस मकसद के लिए वो अटैक किया था वो मैदान जंग में अचीव नहीं कर पाए अमेरिका और इसराइल। अब जब टेबल के ऊपर बैठ के बात होने जा रही है तो ईरान ये चाह रहा है कि जो जंग उसने मैदान जंग में नहीं हारी वो उसको टेबल के ऊपर भी ना हारे, ट्रू। और अमेरिका का इरादा लगता ऐसा है कि वो ये चाहता है कि जो जंग उसने मैदान जंग में अपने हथियारों से नहीं जीत सका वो जंग वो टेबल के टेबल ऊपर पे। ट्रू। जीत सके। इसलिए उनकी जो पोजीशन है वो पोल अपार्ट है। जो ईरान है वो जो अपने जो उन्होंने भेजे, ये पब्लिक तो नहीं हुए जो उन्होंने अपने नुकात भेजे पीस डील के लिए, लेकिन शवाहिद ऐसे लगता है कि उसमें उन्होंने कुछ शराइत रखी होंगी कि अमेरिका ये 3-4 काम करे, गारंटी दे, अपनी फौजों को वापस बुलाए, तो फिर हम अपना वादे पूरे करेंगे। लेकिन ईरान, अमेरिका का ये ख्याल है कि अगर उसने थोड़ा सा भी लीवे दिया तो जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने नवंबर में जो मिड इलेक्शन है उसमें जाना है, तो उसमें अगर उनकी पार्टी की पोजीशन वीक हो गई तो उनके लिए उनके सियासी करियर में मुश्किलात साबित हो सकती ऐसे ही है। है। इस वजह से ये तमाम जो पीस डील है वो
अभी तक कोई पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होती है, खुलती है, अमेरिका कोई एक्शन करता है, ईरान कोई एक्शन करता है। लेकिन इस तमाम तनाजुर में जो पाकिस्तान का रोल है वो बड़ा अहम रहा है कि उन्होंने नो डाउट। जंग को कंटेन करने की कोशिश की, क्योंकि जंग को हवा देने के लिए तो बहुत से लोग मौजूद थे। पाकिस्तान ने उस जंग को कंटेन करने की कोशिश की। दोनों जो वॉरिंग पार्टीज थी, अमेरिका और ईरान, दोनों को कोशिश की कि उनको एक टेबल पे बिठा के बातचीत करें। और होता यह है कि जब दोनों पार्टीज, जो वॉरिंग पार्टीज है, ये लड़ रही होती हैं तो उनकी बातचीत में भी सख्ती आ जाती है, लहजे में भी सख्ती आ जाती है, और वो उस लहजे की सख्ती की वजह से टेबल के ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो मीडिएटर होता है वो दोनों साइड के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको बगैर किसी लहजे की सख्ती के वो दोनों पार्टीज को कन्वे करता है, ताकि ऑब्जेक्टिवली इस मामले को आगे बढ़ाया जा सके। इस मामले में पाकिस्तान का एक और बड़ा अहम रोल था, जो कल फिर अरब न्यूज में भी उनके इदारे में शामिल हुआ, जिसमें था कि पाकिस्तान ने बहुत वाजे किया, जो एक इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई, कि हमने इस जंग को मुसलमान मुल्कों की आपस की जंग में तब्दील नहीं करना। तो देखा होगा आपने कि शुरू में काफी सारे जो अटैक लॉन्च हुए ईरान की तरफ से, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई रिटेलिएशन नहीं हुई। तो इसमें भी वो जो एक इस्लामी तरीकेकार है कि जी जब दो मोमिन आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह सफाई कराओ, उस मामले के ऊपर भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, और अब उसकी रियलाइजेशन गल्फ कंट्रीज में हो रही है। अब आगे ये जो 15 मई के आसपास जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन जाना है, उससे पहले उनके ऊपर प्रेशर था कि 60 दिन का वो टेन्योर खत्म हो रहा था, जिसमें वो उनकी स्वाबदीदी ताकत थी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि वो हमला कर सकें। लेकिन जैसे ही वो 60 दिन पूरे होने लगे, तो आपको याद होगा पिछले हफ्तों में जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनको कांग्रेस हेयरिंग हुई, जिसमें उनके ऊपर काफी क्वेश्चन भी हुए और उनको बहुत क्रिटिक का निशाना बनाया। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से तो ये जंग बंद हो गई है, लेकिन नेवल ब्लॉकेट तो जारी है, और नेवल ब्लॉकेट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, अगर चाइना के हवाले से बात करें तो चाइना ने तो अनाउंस कर दिया है कि ये वॉर जो है इलीगल है, उसके वो तो इस साइड पर हो गया है ना कि ये बिल्कुल इलीगल है ये वॉर जो है। तो और जो इजराइल के हवाले से अगर बात करें तो वो कह रहा है जंग अभी खत्म ही नहीं हुई, हम तो यूरेनियम भी कब्जे में लेंगे, हम ये भी करेंगे अभी। तो इस हवाले से क्या कहेंगे अगर आप इस तरह से देखें, इसको ग्लोबली देखें इस इशू को? तो देखिए जी, इजराइल का जो एक प्लान हम सुनते चले आ रहे हैं ग्रेटर इजराइल का, उसमें एक रखना तो डल गया पाकिस्तान की वजह से, कि जिसमें पाकिस्तान ने कोशिश की कि जंग कंटेन हो जाए और ये जंग एक इलाकाई जंग की सूरत ख्याल न इख्तियार कर ले। इसके ऊपर तो इजराइल को बड़ा गम और दुख है। अच्छा, इसका वो जो है गुस्सा जो है वो हम देख रहे हैं कि वो गजा में और लेबनान में निकल रहा है, और उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं और पटपुश किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट कर रही है, और दो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब जो हैं उनको ऊपर कंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है कि अब उनका भी जोर ज्यादा नेतन्याहू के ऊपर नहीं चल रहा। अच्छा, वो दूसरी तरफ चाइना जो है वो, उसका अगर एक वसी तनाजुर में देखें तो इस साल के शुरू में जो अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर ऑपरेशन किया, और उनके आई थिंक प्रेसिडेंट थे, उनको लेकर अपने पास आ गए, तो वेनेजुला का जो मैक्सिमम तेल की एक्सपोर्ट थी वो चाइना के पास जाती थी, तकरीबन 75 से 80%। इसी तरह जो ईरान से एक्सपोर्ट होता था तेल, जितना भी एक्सपोर्ट होता था वो उसका भी मैक्सिमम चाइना के पास आता था। तो अब ये जो दोनों चीजें बंद हुई हैं, तो इससे थोड़ा सा चाइना को भी इसके असरात पहुंचे होंगे। लेकिन एक और कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है। वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यूरोपीय ममालिक ने जो रशिया और यूक्रेन के अगेंस्ट पिछले 5 सालों से तकरीबन हो चुके हैं, उधर से जो जंग चल रही थी, उसकी वजह से ये फैसला किया था कि अब वो रशिया से तेल या एनर्जी सोर्स नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि जो तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो अब वो भी मजबूर हो गए। तो अब वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो चूज करना चाह रहे हैं कि हम विच इज द लेसर ऑफ द इवल, के उन्हें किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाना है और किसको कम नुकसान पहुंचाना है, ताकि वो उस जगह से तेल खरीद सकें। ईरान ने जो एक ख्वाहिश जाहिर की थी फ्रांस के सदर ने और यूके की गवर्नमेंट ने कि हम
के स्टेट ऑफ हॉर्मस को जब भी वो खोली जा सके तो हम उसको खोलें और अपने लोगों को अपने जहाज उधर भेजेंगे। तो उसके ऊपर भी ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा अमेरिका ने जो कोल्ड वॉर के बाद से अपने फौजी बिठाए हुए थे यूरोप में, उसके ऊपर भी उन्होंने अनाउंस किया है कि हम उसको कम करेंगे, और जर्मनी से उन्होंने कुछ इनखला का ऐलान भी किया है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है ये बहुत बदल रही है, और हम जो पिछले कुछ अरसे से सुनते चले आ रहे थे कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है रशिया के सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद, वो अब ट्रांजिशन कर रहा है। तो अब लगता है कि जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने अब अमेरिका की इजारादारी को सवाल करना शुरू कर दिया, और वो क्वेश्चन सवाल भी मार्क अब या तकरीबन उनके खत्म हो गए। क्वेश्चन उन्होंने, मार्क रेज हो चुका है, हाँ, बिल्कुल। अब उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज नहीं हो गया मेरा ख्याल है। अब आगे उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, और अब वो कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका की इजारादारी जो है वो नहीं चल पड़ेगी। और मेरा ख्याल है इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अनफिल्टर्ड डेमोक्रेसी है या अनफिल्टर्ड डिप्लोमेसी है, और जो अनफिल्टर्ड वो ट्वीट कर देते हैं, और जो अनफिल्टर्ड उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिससे बिल्कुल। उनके दोस्त परेशान हो जाते हैं और दुश्मन जो है वो हैरान रह जाते हैं, वो जी भी वजी थोड़ा साहब, सा इस एक्चुअली मामले ट्रम्प की में हिस्ट्री जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट कर दिया ट्रस्टवर्दी नहीं है, और ईरान को शुरू से है। ही उस पर ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, क्योंकि उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। हम तो यही दुआ करते हैं दोनों तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो हो, और जो है ये मुज़ाकरात जो है अमन मुज़ाकरात तय पा जाएं, और ये जो मसला है जो पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये ख़त्म हो जल्द अज जल्द, और पाकिस्तान जो है अपनी काविशें इसी तरह जारी रखे जो कि वो जारी रखे हुए, और इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ उभरता रहे, पूरी दुनिया में तरक्की की मंजिलें तय करता रहे। थैंक यू सो मच कमोडोर साहब, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए, बड़े बड़े अच्छे से आपने इसको एनालिसिस किया। इसके साथ ही टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक, हम आ चुके हैं वापस, और हमारे साथ जूम पे अभी मौजूद हैं जी हसीब अनवर, चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। आज उनसे जानेंगे जो फार्मर्स को जितनी मुश्किलात को फेस करना पड़ रहा है, हम अक्सर सुनते हैं, अक्सर देखते हैं, लेकिन असल हकाइक क्या हैं ये आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हसीब साहब, खबर हमें मिलती है कि शुगर मिल्स मालिकान ने 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त मांग ली है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं जी ख़त्म हो गई है शुगर की, वो मिल नहीं रही है, और फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ये क्या चक्कर है? इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन जितनी भी शुगर मिले हैं उनके टोटल 88 मालिकान हैं, और ये पाकिस्तान के गरीब तरीन लोग हैं। ये बेचारे इस कदर गरीब हैं कि इनके पास पैसे ही नहीं होते। ये पिछले कई अरसे से पाकिस्तानी अवाम को हर साल लूटते हैं, इसके बावजूद ये गरीब के गरीब ही रह गए हैं। पिछले साल भी इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ धोखा किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को गलत अदादो शुमार दिए, और इसके अंदर अकेले ये इन्वॉल्व नहीं है बल्कि वो तमाम मशीनरी भी इन्वॉल्व है जो इस धंधे का हिस्सा है। पिछले साल इन्होंने ये कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर चीनी के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं जो चीनी की मुल्की कंजम्पशन से कई गुना ज्यादा हैं, और अगर चीनी बाहर एक्सपोर्ट ना की गई तो ये मुल्क की शुगर मिलें दिवालिया हो जाएंगी, और चीनी बाहर एक्सपोर्ट करके हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। उसका खुमियाजा इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम ने 200 रुपए किलो चीनी लेकर भुगता। बाद में इन्हीं लोगों ने हुकूमत को टेंडर दिए कि चूंकि अब चीनी ज्यादा एक्सपोर्ट हो गई है, अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो लिहाजा हमें इजाजत दी जाए कि हम बाहर से दोबारा फिर महंगे दामों चीनी इस मुल्क के अंदर मंगवाकर इस मुल्क की अमीर तरीन अवाम को महंगी करके बेचें। इस साल भी यही कुछ होने जा रहा है। दोबारा से तो इस मुल्क की अमीर तरीन अवाम को तो वो महंगी करके बेचेंगे, तो अब तो अमीर तरीन अवाम रह ही थोड़ी सी गई है, उन्होंने छोड़ी ही नहीं है अमीर अवाम, सारी तो गरीब कर दी है। अब मुझे बताएं कि वो किस तरह से, जो एक बंदा एक वक्त की, 2 वक्त की तो अब हम रोटी का नाम ही नहीं लेते, अब तो हम एक वक्त की रोटी कहते हैं, जो गरीब इंसान है, गरीब पाकिस्तानी है इस मुल्क का, उसको तो एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। इतनी महंगाई हो चुकी है, इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, तो इसमें ये जो हरकतें हो रही हैं, ये
जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि देखिए 10 लाख टन चीनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही वो उसके बाद रोना धोना शुरू हो जाएगा जी हमारे पास चीनी नहीं, और फिर वो महंगी करके बेची जाएगी और फिर वो इम्पोर्ट भी होगी, तो ये किस अवाम की बात कर रहे हैं, कितने लोग खरीद पाएंगे उसको? देखिए, गुजारिश ये है कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करता ही गरीब आदमी है। अमीर आदमी तो चीनी वैसे ही इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल तो हमेशा से इनका टारगेट ही वो लोग रहे हैं जो बेचारे अपना गुजर बसर ही बहुत मुश्किल से करते हैं। बिल्कुल अमीर आदमी के लिए चीनी महंगी हो जाएगी उसको फिक्र नहीं, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं करता। इस्तेमाल ही नहीं गरीब करता। आदमी की सुबह शुरू ही चीनी के साथ होती दैट है। वाज माय पॉइंट। ये किस अवाम की बात करें? क्या ये चाहते हैं कि वो इंसान बिल्कुल मर जाए? क्या करे, कहाँ से जिए, कैसे जिए इस मुल्क में? इनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि 24 करोड़ अवाम जिए या मरे। इनको गर्ज ये है कि इनके खजाने भरते रहें। 88 लोग जो इस मुल्क की शुगर इंडस्ट्री पे काबिज हैं, जो इस मुल्क की शुगर इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा सोचते हैं, वो इस अवाम का नहीं सोचते। गुज़िश्ता साल भी इन्होंने यही किया था। पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, यहां पर मकामी चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक ले गए। उसके बाद महंगी चीनी बाहर से दोबारा इंपोर्ट की गई। अब दोबारा से वही धंधा किया जाएगा। पहले हुकूमत को कहा जाएगा कि अरबों रुपए का ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है अगर हम इस मकामी चीनी को बाहर एक्सपोर्ट कर दें। जब ये चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर कहा जाएगा चूंकि चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, अब यहाँ पर शॉर्टफॉल है, तो ये 130-140 में मिलने वाली चीनी अब 250 रुपए में मिलेगी। फिर हुकूमत दोबारा से इनके साथ बैठेगी, फिर ये अगली तजवीज देंगे कि चीनी को दोबारा से इंपोर्ट किया जाए। जब तक चीनी इंपोर्ट होगी तब तक किसान की गन्ने की अगली फसल आ जाएगी मार्केट में। ये किसान से उसकी गन्ने की फसल औने पौने दामों खरीदेंगे, उसकी चीनी बनाएंगे और अगले साल फिर यही कुछ करेंगे। मेरी हुकूमत से, वजीर आजम पाकिस्तान से और तमाम उन लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस शुगर मिल के बहकावे में ना आए। हालिया पेट्रोल डीजल की कीमतों ने इस अवाम का जीना इस कदर मुश्किल कर दिया है कि लोग अपनी बेसिक जरूरियात ही पूरी नहीं कर पा रहे। आटा भी महंगा होता जा रहा है, घी भी महंगा होता जा रहा है। रोजमर्रा जरूरत की जितनी अशिया हैं वो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से बिल्कुल बेतहाशा ऐसे ही। महंगी हो गई हैं। अगर इस सिनेरियो के अंदर चीनी की कीमत भी एक हद से ज्यादा बढ़ती है तो ये उन लोगों के जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, जो उनकी कैलोरीज हैं, ये उसके ऊपर बुरी तरह इफेक्ट करेगा और उनका रहना मजीद मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके हवाले से मैं एक बात, एक पॉइंट है जो मैं कहना चाहूँगी कि आप चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं, क्या आप लोगों ने हुकूमत तक अपनी ये तजावीज़ नहीं पहुँचाई? क्योंकि जैसे आपने कहा ये सब तो पहले भी होता आया, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अगर ये फर्स्ट टाइम नहीं है तो क्यों उनकी ये सारी तजावीज़ या प्लानिंग्स जो हैं आप हुकूमत तक नहीं पहुँचा पाए? गुजारिश ये है कि इसके ऊपर हमारी हुकूमत से बारहा मीटिंग्स भी होती हैं और हमारी तजावीज़ भी हुकूमत में जाती हैं। अगर आप शुगर मिल इंडस्ट्री के मालिकान को देखें तो उसमें से वो इस कदर बाअसर हैं कि या वो हुकूमती मशीनरी का हिस्सा होते हैं या वो अपोजिशन का हिस्सा होते हैं। एक आम इंसान, एक आम काश्तकार की तरफ से दी जाने वाली तजावीज़ को रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक दिया जाता है, जबकि वो तजावीज़ जो शुगर मिल मालिकान की तरफ से आती हैं उनको बकायदा पॉलिसी का हिस्सा बना लिया जाता है। ये इस मुल्क का अलमिया है। ये इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम के साथ एक बेतहाशा जुल्म और ज्यादती है कि उनके राइट्स को फॉरगो करके सिर्फ 80 से 90 लोग जो इस मुल्क की शुगर इंडस्ट्री के मालिकान हैं उनके फायदे को ज्यादा आगे देखा जाता है।
जी, हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी ये जो आवाज़ है ये हुकूमत तक पहुँचे, और अगर आपकी मीटिंग्स हो रही हैं तो डेफ़िनेटली इसका कोई ना कोई रिज़ल्ट सामने आना चाहिए। और डिफ़रेंट प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मैं यही कहूँगी कि आप चैम्बर के थ्रू, आप दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू भी उन तक ये जो है इसके ऊपर मीटिंग्स रखें, क्योंकि ये वाक़ई में हमारी आवाम को जहाँ कहीं से थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलना होता है वहाँ इस तरह के लोग आ जाते हैं, और वो जो है आवाम को रिलीफ़ तो दूर की बात है, मैं कहती हूँ बस एक ऐसा तूफ़ान आता है महंगाई का हर साल कि उसको सहना मुश्किल हो जाता है एक गरीब आदमी के लिए। तो थैंक यू सो मच हसीब साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। इसके आई होप कि आपका ये मसला और हम सब का, ये पूरे मुल्क का मसला है, ये इसको हम सॉल्व कर पाएँ। हमारे साथ जी अभी मौजूद हैं अंजुम खान, माहिर एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जी। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ऑलवेज अभी वेलकम, ऑलवेज वेलकम। यू आर लुकिंग सो नाइस। अभी इतनी दूर है एक्चुअली, वो मुझे नज़र कम आ रहा है, बहुत दूर लगी हुई है स्क्रीन, लेकिन एनी हो आप जब भी आती हैं यहाँ पर भी तो वो कहते हैं ना रौनक आ जाती है, क्योंकि आप बताती हैं सितारों के बारे में तो सितारे जगमगा जाते हैं। तो आज जो है क्या कहेंगी, किसका सितारा क्या कह रहा है, क्या बताने वाली हैं आप? सितारों के बारे में आप क्या पूछते हैं? आपके सामने हालात बने हुए हैं, ये जंग और ये फ्यूल प्राइसेस, अभी आप बात कर रही थी सितारे क्या इसकी बन जो गए हैं? सितारे फूड गुड। सितारे सितारे जो हैं वो आग बन गए हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए हालात ऐसे ही है, जमीन चेंज ले रही है ना, एक नया जिसे कहते हैं हम उसमें एंटर हो रहे हैं, नया न्यू एरा में, ट्रू। जिसे कहते हैं जमीन अपना युग खत्म कर चुकी है, एक युग खत्म करके दूसरे युग पे एंटर हो रही है, और इसमें आपको बहुत सारी चीजें चेंजेस में मिलेंगी। ये 2020 से स्टार्ट हुआ हुआ है, और अभी एक मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम से बार बार कह चुकी हूँ कि ये 4 ग्राही योग था, अब इस दफा 5 ग्राही योगा था, फिर वहां पे एक ग्रहण लगा। आपको पता है ये ग्रहण मुसलसल जो है ना ये दुनिया को तंग कर रहे हैं, और इसके बारे में तो खैर कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे ना इज्तनाब करते थे, और आप इसमें खास करके पर्दा करते थे और अपने हुजरे में चले जाते थे। इतना सख्त ये है कि जो मतलब जमीन और आसमान में बसने वाली चीजें हैं उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे बाइस बनता है। और ग्रहण के योग में ही एक हमारे जो ये सदर साहब जिन्होंने दुनिया को उसमें डाला हुआ है, प्रेसिडेंट साहब जो हैं, उन्होंने वो उनकी बर्थ भी इसी में हुई है, और ईरानी लीडर जितने मारे गए उन 2-3 लीडर्स की जो बर्थ थी ना इसी उसमें योग में हुई थी। और अब देखें आगे कि ये पेट्रोल और ये सब कुछ जो है ना ये सब चीजें अब ये 2027 में सैटर्न ने चेंज लेना है, और यू नो कि जोहल जो है ना वो ये इन तमाम मटेरियल्स को ना रूल करता है, यानी कि अल्लाह ताला ने उसको ये पावर दी हुई है। अब जोहल ही जो है ना वो अपना नया जिन्हें कहते हैं ना बर्थ कर रहा है, एंड के उसमें साइन में है पाइसेस में, और इसने अब एरीज में जाना है। और यू नो एरीज पे जाने की ये सारी प्लानिंग है जो 2025 से स्टार्ट हुई हुई है, 2026 एंड 2027 जून में जब एरीज में ये एंटर होगा तो बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर होंगी, कुछ नए वजूद आएंगे, लाइक नई कोई नए जैसे कहते हैं कंट्रीज नए बन जाएंगे, और मतलब बहुत सारा चेंजेस आने वाले हैं। चेंज इट्स ऑल द चेंज, हर चीज चेंज होने वाली है। तो ये चेंज तो जो है ये अब अच्छा होगा या बुरा होगा? ये किस किस्म का चेंज आने वाला है? हाँ, अब देखें ये चीजें डिपेंड्स ऑन हर शख्स का ना अपना एक क्राइटेरिया होगा, हर जगह के लिए एक अपनी वो होगी बाउंड्रीज, इसको हम बाउंड नहीं कर सकते, एक फिक्स कर दें कि इसके लिए राइट। ये हो जाएगा उसके 100% लिए वो राइट। नहीं। इसमें ये होगा कि लाइक जैसे जो लोग रिजिड हैं, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ, जो लोग रिजिड हैं, जो पैथेटिक जिनको हम कह रहे हैं, वो लोग ज्यादा अच्छे सरवाइव करेंगे, लाइक जिन्होंने अच्छा। अपनी ख्वाहिशात में उनको महदूद किया हुआ। इसी तरह कंट्रीज पे आ जाएगा, जो लोग सेल्फ मेड हैं कंट्रीज है, जिन्होंने खुद को खुद से बना रखा है, वो लोग ज्यादा बेहतर उसमें चले जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री कैसा है, ये इस तरह से ये चीजें आपको ना फेस करनी मिलेंगी, ये ऐसे होगा।
ये तो आपने दुनिया के हवाले से बताया। अगर हम वैसे सितारों की बात करें तो क्या चेंज देखती हैं? अभी अभी कौन सा सितारा चल रहा है, उधर से आप स्टार्ट करें, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि अवाम अभी देख रही है आपको। तो ये तो अच्छा, मैं ग्लोबली थोड़ा हो सा, गया। चले मैं आपको गाइडलाइन के लिए बता देती हूँ कि जो एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। अच्छा। थोड़ा सा उनका वेंचर बाहर का भी है, मैंने शायद पहले भी बताया था। वीकली तो मैं नहीं बता सकूं क्योंकि वो आई उसमें थिंक बहुत दिस इज शॉर्ट टाइम दिस है। इज दिस इज जेमिनाई टाइम, ये जो अभी चल। मंथ, हाँ, अगर आप मंथ वाइज कह रही हैं तो ये अभी अप्रैल मई का है, तो हम उसको टॉरस में पढ़ते हैं, और टॉरस एंड जेमिनाई इन बिटवीन है। तो टॉरस के लिए, टॉरियंस का ये है कि वो थोड़ा सा उनका अपना वीनस थोड़ा उनके उसमें 8th हाउस में गया हुआ है। थोड़े ओल्ड टॉरियंस को थोड़े मसले चल रहे होंगे, उनकी हेल्थ के इश्यूज होंगे, लेकिन ये है कि टॉरियंस को नेक्स्ट बहुत फायदे होने वाले हैं इसमें। इनके जिन्होंने अपने बाहर अब्रॉड की उसके लिए अप्लाई किया हुआ था वीजा वगैरह का, उनकी इंशाल्लाह जून में सेटलमेंट होगी। अच्छा। जेमिनाई का भी सेम यही पोजीशन है। जेमिनाई की इन दिनों थोड़ा सा ना वो चल रही है प्रॉब्लम, लाइक ये कह सकते हैं उनके हेल्थ के थोड़े से इश्यूज होंगे, लेकिन उनके भी बाहर के मैं देख रही हूँ कि अब्रॉड, क्योंकि इस टाइम पे किसी को ये कहना है कि तुमने अब्रॉड चले जाना तो एक बहुत बड़ी गुड लक साइन बनता है, ठीक है। तो वो उनके भी बाहर अब्रॉड की सेटलमेंट नजर आ रही है। फिर इस तरह आगे अगर जमनाई के बाद कैंसरियन है, कैंसरियन को थोड़े हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन वो थोड़े अरसे के बाद वो थोड़ा सा अगर वो वीक हैं तो बल्कि हो जाएंगे, और बल्कि हैं तो थोड़े से रिड्यूस होंगे, बल्कि वीक बल्कि ही मैं समझती हूँ रहेंगे। हाँ, उनके अंदर ना एक टेंडेंसी बन जाएगी कि उनको फ्लू वगैरह की ना ज्यादा प्रॉब्लम नजर आएगी जून के बाद। लेकिन मनी मेकर बहुत ज्यादा होंगे, पैसे वैसे खूब जमा करेंगे। और इस तरह फिर लियो के पास चलते हैं, तो लियो जो है ना वो हम देखते हैं कि ये इनको थोड़े से ओल्ड एज को हार्ट इश्यूज, पानी वगैरह ज्यादा पिए, एक्सरसाइज करें। और ये है कि इनके स्पाउस के साथ इनके झगड़े चल रहे होंगे, वो अगर ये स्पाउस के साथ थोड़ा बना के चलें और खुद को भी थोड़ा सा इनके मॉडिफाई कर लें तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर बात आ जाएगी वर्गो की। वर्गोइंग जो है ना, बल्ले बल्ले बहुत जबरदस्त जा रहा है उनका तो उनको काफी अच्छी हमें सेटलमेंट उनकी नजर आ रही है। वो आगे चल के वो चीजें उनकी फेवर में, इनके बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत तकलीफ भी देखी है वर्गोइन ने। फिर लिब्रा की बात करते हैं तो बिजनेस, क्या बात है, जो बिजनेस में है उनको बहुत अच्छे फायदे मिलने जा रहे हैं। और हेल्थ के इश्यूज थोड़े बहुत रहेंगे ओल्ड एज को। और इनका भी बाहर का यानी कि अब्रॉड की सेटलमेंट है। मैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लोगों की मेंटेलिटी या अपने लोगों की सोच के मुताबिक बात कर रही हूँ। तो अब उसके बाद फिर आ जाता है सॉरी, ये स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को मैं कहूंगी कि जो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन में हैं, वो तो बहुत अच्छे। और फिर उनको थोड़े से उनके बच्चों के जो मसले मसाइल थे वो भी थोड़ा सा उनको वैसे उस पर थोड़ा नजर रखना चाहिए, लेकिन उसमें उनको काफी हेल्पफुल ये टाइम जो है उनको फेवर करेगा। अब्रॉड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवलिंग, रिलीजियस, हाँ, ये लोग मोस्टली जिन्होंने बड़े सालों से सोचा हुआ था हज उम्रा, वो उनको वो नसीब होगा इंशाल्लाह ये जून के बाद। और इसके अलावा ये है कि वो अपना घर भी बना पाएंगे जिन्होंने बहुत डिजायर की थी या बहुत मेहनत की हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ। सैजिटेरियस यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। सैजिटेरियस को हम कहेंगे कि ये अभी जो है ना, अभी तो नहीं, अभी ये जून के बाद, ये एंड ऑफ दिस ईयर, इनको थोड़ा सा हम फेज में देखेंगे। 60-70 तो नहीं कह सकते, लेकिन एक फेज आएगा इनके ऊपर थोड़ा सा। लेकिन ये है कि अगर रिलीजियस रहेंगे, फॉलो करेंगे मजहब को, चीजों को, तो फिर बहुत अच्छी इनकी वो है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की अभी 60-70 खत्म हुई है, कैप्रिकॉर्नियन भी अच्छे फेज में चले गए हैं। और जो जिन्होंने मेहनत की थी, अभी उनकी मेहनत जो है ना वो फ्रूटफुल होने वाली, रिजल्ट आने वाले हैं। तो आगे जो यंग एज हैं वो ये ना कहेंगे कि हमें तो कुछ भी नहीं। भाई अभी आपने देखा ही क्या है, आप कम से कम 40s 30s में क्रॉस तो करें, आप दुनिया को कुछ दें तो सही। ये एज है 25 से लेके ऑनवर्ड 40 तक दुनिया को देने की, मेहनत करने की, काम करने की। जब आप ये चीजें, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हमें तो अभी कुछ भी नहीं मिला, अभी तो कुछ भी नहीं, कैसे कैप्रिकॉर्न। मैं कहती हूँ आप मेहनत करें। कैप्रिकॉर्न साइन ही ऐसा है कि जो पहाड़ पे चढ़ने वाला एक बकरा, तो आप देखें कि वो कितनी मेहनत करके ऊपर उस पे जाता है। तो आपको उस लिहाज से तो बहुत सारी मेहनत करनी है। तो ये इस तरह है अब। लेकिन ये कि ओल्ड एज को बहुत बेनिफिट स्टार्ट होने वाले हैं।
और फिर आगे एक्यूरेस एक्यूरेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा हुआ है, क्योंकि उनके से कहते हैं ना हम नहीं, थैंक यू सो मच। उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आपने चीज़ें बताई, लेकिन वही बात है, मेरे जैसे लोग तो यही कहते हैं जी, हर जो भी आपने बताया आई थिंक बात वही आ जाती है, जो आप तवक्कुल करोगे अल्लाह पे और जितनी आप मेहनत करोगे वो आपको मिलेगा। अब जिसने जिसके लिए मेहनत की है उसको वही रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच आप आई, बहुत अच्छा लगा जी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं उमैर। नेक्स्ट मंथ बजट पेश होना है। इसी हवाले से आईएमएफ का जो मिशन है, जराये के मुताबिक, सोर्स के मुताबिक, वो कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। 7 दिन का ये विजिट होगा, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो ये बजट जो है वो आईएमएफ की तजर्बा की वजह से जो है वो तैयार किया जाए। 72% जो है वो इंफॉर्मेशन की जा चुकी है आईएमएफ से। चूंकि अभी बजट के हवाले से ही आईएमएफ ने उसकी कंप्लीट करके जो है वो रजामंदी जाहिर करेगा। आपको मैं आज बताऊंगा जो कि आईएमएफ से शेयर की जाए, देन आईएमएफ जो है वो उसकी बोल देगा। एक है जो वज़ीर आज़म 2020 आई है, एक तो कॉरपोरेट सेक्टर के हवाले से रिलीफ का कहा गया है, और दूसरा जो तनख्वाहदार तबका है उसको रिलीफ देने की। दो चीजें जो है वो आईएमएफ मिशन के सामने रखी जाएंगी। एक चीज है बजट, क्योंकि कुछ दिल्ली में पेश होना है, वजीर खजाना पेश करेंगे, तो उससे पहले, पेश करने से पहले उसकी मंजूरी भी जो लेनी है। तो ये 2 से 3 चीजें हैं जो आईएमएफ कल सोर्स के मुताबिक इस्लामाबाद पहुंचेगा। 1 हफ्ते का स्टे में आईएमएफ चेयरमैन एफपीआर से मिलेंगे, प्लानिंग मिनिस्ट्री वो जाएंगे, तवानाई सेक्टर के हवाले से वो पूछा जाएगा, और फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जो है वो ये 3 से 4 तजावीज़ जो है वो सामने रखी जाएंगी। सही। तो ये जो बजट आ रहा है आपको क्या लगता है? वैसे तो हमने पहले भी इस पे बात की है उमैर साहब, और कोई ख़ास उम्मीद आवाम लगा नहीं पाती, रिलीफ मिल नहीं पाता, क्या कहते हैं, कहाँ क्या आवाम को कितना रिलीफ दे पाएगी हुकूमत या नहीं दे पाएगी? और अगर नहीं दे पाएगी तो ये जो हालात हैं, ये जो इन्फ्लेशन रेट है, आपको क्या लगता है कहाँ तक जाने वाला है? और इससे अवाम के अंदर जो गम गुस्सा आने का जो एक ख़तरा पाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, गुज़िश्ता रोज़ आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमू है वो सुस्त रवि का शिकार बताई गई थी, और मजीद महंगाई की पेशगोई भी की गई है आईएमएफ की जानिब से। जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उनकी जानिब से 3 पॉइंट्स रेज किए गए हैं पाकिस्तान जो आइंदा माली साल का बजट है उसके लिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मेयारात हैं बजट के लिए वो सख्त करेंगे। दूसरी, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको सख्त करना होगा। जो फिस्कल पॉलिसी है को यहाँ पर जो है वो अपडेट देनी है। तो ये तीनों चीजें ही मेयारात पाकिस्तान इंक्रीज करेगा, पॉलिसी सख्त रखेगा, तो महंगाई है और जो सरप्लस है वो 2.5% से ज्यादा जो है जाएगा। तो महंगाई मजीद इंक्रीज होगी, चूंकि ये आईएमएफ का बजट है। पेट्रोलियम मसनूआत इंक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जो का है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। इसके अलावा एक और चीज आपको बताऊंगा कि हुकूमत की जानिब से जो छोटे ताजिर हैं, जो निचले तबके के जो ताजिर हैं, उनके लिए 300 मिलियन का रिलीफ रखा गया है। अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मंजूर नहीं हुआ, ये आईएमएफ से शेयर किया जाएगा। तो जैसे आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई की शरह मजीद इंक्रीज होगी बजट से पहले भी, बजट के बाद। बजट तो अब हर महीने हर हफ्ते इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि हर तीसरे दिन हो रहा है। अगर देखा जाए ना, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आप देखेंगे कितना रोज़ बरोज़ इजाफा होता है। तो इस बजट पहले होता था कि जी साल बाद बजट आता था, एक टाइम था कि अवाम जो है उस पर टेंशन में बैठी होती थी कि जी अब क्या होगा। अब ये कि अवाम को जैसे पता है कि जी अब तो ये रोज़ बरोज़ बजट आना है, रोज़ बरोज़ जो है महंगाई होनी है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? अगर ये रिलीफ नहीं मिला और इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या हुकूमत क्या तजावीज़ इख्तियार करेगी? देखें, अभी तक हुकूमत हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि हम सितंबर 2024 से लेके 35 महीनों के दौरान जो है हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं।
IMF ये बजट 80 to 90% ये तजावीज़ जो हैं ये IMF की हैं, क्योंकि IMF अभी तक जो है वो रिलीफ का ऑप्शन हुकूमत को नहीं दे पा रहा। अभी भी 200 से 250 मिलियन के इजाफी जो टैक्स तजावीज़ हैं वो पेश की गई हैं IMF को। IMF ताहाल अभी तक रिलीफ की बात नहीं कर रहा। ये आपने अच्छी बात की थी कि एवरी ईयर जो है वो बजट होता है, लेकिन अब एवरी मंथ इसलिए है क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जब IMF के प्रोग्राम में है तो हम वीकली, 2 वीकली एंड मंथली जो है वो रिपोर्ट IMF से शेयर कर रहे हैं। तो जो तजावीज़ IMF मान लेता है उस पे हुकूमत एग्री हो जाती है, जो नहीं मानता उस पे हुकूमत एग्री नहीं होती। फिर हुकूमत जो है वो दो चीज़ों की तरफ जाती है, एक पेट्रोलियम पर लीवी की तरफ जाती है और दूसरा इनकम टैक्स इंक्रीज करने के लिए जाती है। तो ये दोनों चीज़ें जब इंक्रीज होंगी तो जो लोअर तबका है, जो मिडल तबका है, उस पर ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। जहाँ तक बजट में रिलीफ की बात है तो दो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बताता हूँ। एक तो तनख्वाह को रिलीफ मिले और दूसरा है, ये दो चीजें हैं जिस पे रिलीफ मिलेगा। बाकी अभी फिलहाल कोई चीज सामने नहीं आई जिस पे हुकूमत रिलीफ की बात करे। थैंक यू सो मच उमैर साहब, आप आए और आपने शेयर किया बजट के हवाले से। जी हम उम्मीद कर सकते हैं, वही बात है, हमने आज जितने भी इश्यूज़ पे डिस्कस किया हम उन सब पे उम्मीद करते हैं, अच्छी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने आज की सुबह का आगाज़ भी एक अच्छी उम्मीद के साथ किया था। और हमें यकीन है कि अगर हम इसी तरह जिस तरह हमने मार्का हक़ में इत्तेहाद दिखाया, हम इसी तरह मुश्किलात का सामना जो है वो यूनिटी के साथ करेंगे और वाकई में हुकूमत भी अवाम भी मिलकर इन तमाम मुश्किलात का कोई ना कोई हल जो है वो निकालने की कोशिश करेगी तो ज़रूर निकलेगा। दुआ करते हैं जी हमारा मुल्क इसी तरह हमेशा सलामत रहे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।